ये हमारे पास टेस्ट है। टेस्ट से क्या मुराद है? टेस्ट कहते हैं ये सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये भी पेपर में सवाल आता है जी, सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, उसका नीचे वो टेस्ट होता है। ये टेस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होती हैं। तो टेस्ट की डेफिनेशन क्या है? सवालात का मजमूआ जिनको हमने एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज किया होता है। साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली हमने सवालात को ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो उनको उसको हम क्या कह देते हैं? टेस्ट कह देते हैं। तो सेट इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ collection of questions. Test is a set of questions, an instrument or systematic procedure for measuring a sample of behavior. Sample of behavior से मुराद क्या है? Learning. Posing a set of questions in a uniform manner. There are several types of tests such as classroom or standardized test. Test की भी आगे मुख्तलिफ किस्में हैं। क्लासरूम टेस्ट हो सकते हैं और स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकते हैं। तो टेस्ट का आपको पता चल जाना चाहिए टेस्ट क्या है। टेस्ट इज बेसिकली टेस्ट इज अ टेक्निक टू ऑब्टेन डाटा और इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। कि असेसमेंट करने के लिए जो हमारे पास जो हेल्पफुल टेक्निक्स होती हैं, टेस्ट इज वन ऑफ देम। तो एक यहाँ पर फ्लो चार्ट है जी, देखें असेसमेंट है। असेसमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? डाटा कलेक्ट किया, और डाटा की जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो मेजरमेंट की सूरत में भी कर सकते हैं और नॉन मेजरमेंट की सूरत में भी कर सकते हैं। और एट द एंड कहाँ पर आ गई? एवेल्युएशन की बात आ गई। एवेल्युएशन में हम वैल्यू जजमेंट्स करते हैं, यानी कि गुड लर्निंग प्रोग्रेस है या डिसीजन मेकिंग बच्चे के बारे में करते हैं। तो एक दो और टर्म्स यूज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, असेसमेंट ऑफ एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग किसको कहा जाता है? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग से मुराद है असेसमेंट लर्निंग के लिए असेसमेंट, यानी कि लर्निंग के लिए असेसमेंट। पहले हम कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग को। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग से मुराद है लर्निंग के लिए असेसमेंट। लर्निंग के लिए असेसमेंट से क्या मुराद है? इस पे थोड़ा सा सेंसिबल अगर होकर हम सोचते हैं तो इससे ये मुराद होता है कि असेसमेंट लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए जो असेसमेंट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए हम कौन कौन सी असेसमेंट करते हैं? पीछे टाइप्स में आप पढ़ के आए हैं। हम उसमें आ जाती है हमारे पास लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए जो असेसमेंट है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में कौन कौन सी टाइप आ सकेगी? प्लेसमेंट भी आ सकेगी, फॉर्मेटिव भी आ सकेगी, डायग्नोस्टिक भी आ सकेगी। ये तीनों असेसमेंट हम लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है? ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है। लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। और जब एट द एंड ऑफ एकेडमिक टेन्योर, एकेडमिक ईयर, हम जो असेसमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कि जो हमारा एजुकेशनल गोल्स हैं या उनकी अकम्पलिशमेंट के बाद, उनको जब हम गोल्स को अचीव कर लेते हैं उनको, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी लर्निंग कितनी हुई और कैसे हुई। तो उसके लिए जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में समेटिव असेसमेंट आपकी आ जाएगी। इसको पढ़ लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग स्केड्यूल for the improvement of learning, often known as formative assessment. Assessment of learning schedule for the check how well learning take place, how well an individual learn, and to what extent students achieve their desired learning outcomes. तो इसको यूजुअली हम summative assessment भी कहते हैं। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन करें। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। यस, असेसमेंट समेटिव इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के मेथड्स हैं। वो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के हमारे पास जो यूजुअली हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, देयर आर टू मेन मेथड्स। द फर्स्ट वन इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड द अदर वन इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? अमूमन आप जितने लोग यहाँ पर हम बैठे हैं, मुझे छोड़ के, मुझे एक्सक्लूडिंग मी, आपकी किसी ना किसी अपने एजुकेशनल ईयर में कोई ना कोई क्लास में पोजीशन हुई, आती होगी या आई होगी। तो हमारी वो जो पोजीशन आती है, फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड आई, तो वो पोजीशंस कैसे डिसाइड होती हैं? पोजीशंस को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्लास में जो बच्चे होते हैं
देखते हैं जी किसके सबसे ज्यादा नंबर है, वो पहली पोजीशन वाला हो जाता है। किसके उससे कम नंबर है वो दूसरी पोजीशन वाला हो जाता है। जिसके उससे कम नंबर है, इनके टॉप 3 हम बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं उसी क्लास में से, विद इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ क्लास। उस क्लास के अंदर जो इनरोल्ड बच्चे होते हैं उनमें से हम देख रहे होते हैं जी किसके ज्यादा नंबर हैं किसके कम नंबर हैं। और 3 ऐसे बच्चे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके सबसे ज्यादा नंबर हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर वाले को फर्स्ट पोजीशन कह देते हैं, सेकंड को हम कह देते हैं जी सेकंड पोजीशन होल्डर है, और तीसरे नंबर पे जो होता है उसको हम थर्ड कह देते हैं कि ये क्लास में थर्ड आया है। तो ये वाला जो तरीका है, जब इंडिविजुअल्स की लर्निंग, इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इनके इंडिविजुअल्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसको दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर किया जाता है, तो उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। आपका ये जो पीपीएससी का टेस्ट है ये भी ऐसा ही है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, आप टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट देंगे। रिटन टेस्ट में क्या होगा जी, जो लोग 40 नंबर से ज्यादा नंबर ले जाते हैं वो सारे के सारे पास हैं, उनका चांस वेस्ट नहीं होगा। तो सारे के सारे 40 से ऊपर वाले नंबर वाले तो पास तो हो गए, लेकिन उन्होंने क्या करना है, अगर आपकी 173 सीट्स हैं तो 173 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो जो आंसर आएगा वो उन्होंने इंटरव्यू के लिए उतने लोगों को कॉल करना है। यानी कि उन्होंने कमो बेश तकरीबन को 950 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। 960 65 लोग, 860 या 65 लोग बनते हैं। तो उन्होंने जो टॉप, आप देखें अप्लाई करने वालों में कुछ 10-12 हजार तो तादाद होगी जिन्होंने अप्लाई किया है। हो सकता है उस 10-12 हजार में से कोई 4,000 लोग टेस्ट क्वालिफाई कर जाए। इनकी क्वालिफाई से मुराद ये है कि वो पास कर जाए, 40 से ऊपर नंबर ले जाए। तो उन्होंने वो 4,000 लोगों को तो नहीं बुला लेना, फिर उन्होंने देखना उन 4,000 में से जो टॉप 875 या 860 या 865 लोग हैं वो कौन से। फिर उन्होंने टॉप के जो 865 लोग हैं उन टॉप के 865 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। तो यहाँ पर भी जो कंपेयरिंग का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे भी जो रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, दैट इज नॉर्म रेफरेंस है। कि नॉर्म रेफरेंस से सिंपली ये मुराद है कि जब इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो उसके बाद आ जाता है जी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर करते हैं उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे का टेस्ट चेक किया तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन्हें 33 नंबर लाए कि नहीं लाए। हम वो 33 नंबर 33 मार्क्स देखते हैं। वो पासिंग वैल्यू एक कट ऑफ वैल्यू या एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने रखी होती है। हम ये क्लियर करते हैं कि बच्चे के 33 मार्क्स आए हैं या नहीं आए, 33% उसने नंबर लिए हैं या नहीं लिए। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अगर उसके 33 हैं वो पासिंग वाले ग्रुप में चला जाएगा, अगर 33 से 32 आ जाते हैं तो वो जो फेल होने वाले बच्चे हैं उनके ग्रुप में बैठेगा। तो जब हम बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, जब इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को हम दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। और जब हम इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को इसके साथ कंपेयर करते हैं, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। A test or other type of, इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के assumptions देख लें। A test or other type of assessment designed to provide a measure of performance that is interpretable in terms of an individual's relative standing in some known group, के जो हमारे पास जो उसके पैरेलल जो बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस विद अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इसमें देखिए कंपेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स और प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया। जब हम क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं तो उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहेंगे। जी यहाँ तक क्वेश्चन हो आपका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की ज्यादा मैंने एग्जांपल दी है कि हम बच्चों की जो 33 मार्क्स के अगेंस्ट मेजरमेंट करते हैं कि जिनके 33 नंबर आ गए वो पास है, जो 33 से कम है वो फेल है। अब यहाँ पर हम बच्चों की जो परफॉर्मेंस है
उनको दूसरे बच्चों को ये नहीं कहते कि जो 15 बच्चे, फॉर एग्जांपल क्लास में 15-30 बच्चे हैं, तो जो ऊपर वाले 15 बच्चे हैं, जिन 15 बच्चों के ज्यादा नंबर है वो पास होंगे, जिन 15 बच्चों के कम नंबर है वो फेल होंगे। हम ये नहीं करते, हम ये करते हैं कि सभी बच्चों को देखते हैं कि 33 में से टेस्ट में से कम 33 नंबर किस किस के आए हैं। तो वो टेस्ट में से जो कम 33 नंबर है ना, 33 नंबर का हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो वो क्राइटेरिया को जो मीट कर लेता है वो सारे के सारे पास होंगे, चाहे वो 30 वाली क्लास में से 30 के 30 ही पास होते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल जो सबसे सिंपल और सबसे आम फहम हमारे पास एग्जांपल है। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये इसमें ऐड कर लूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे को एक टास्क देते हैं कि टेबल लर्न करना है उसने, जी जी। तो ये एक क्राइटेरिया दे दिया, अगर उसने टेबल लर्न कर लिया है तो इसका मतलब उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर गया है। ओके, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो सकती है ये है जी। क्राइटेरियन रेफरेंस, ओके ओके, कि आप जो टास्क अगर हमने दे दिया है उसने कंप्लीट कर लिया तो उसका क्राइटेरिया मतलब कंप्लीट हो गया है जो इसने अच्छा, की। इसमें इस जो आपकी एग्जाम्पल है ना, इसको ही अगर हम एलेबोरेट करते हैं तो इसमें ये चीज आ जाएगी। ये अभी हमने सिर्फ उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात की, ठीक है। अब हमने उसको, हमने फॉर एग्जाम्पल एक टेबल दिया, आपने टेबल की एग्जाम्पल ली, हमने कहा जी आपको टेबल अगर पूरा याद होगा, तो हमने बच्चे को फॉर एग्जाम्पल खड़ा जी किया हुआ है कि जब आप पूरा टेबल याद कर लोगे तो आपको मैं बिठा दूंगा, ठीक है, या इतना याद कर लोगे। हम उस पर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। अगर हमने बच्चे को बिठाने के लिए पूरे टेबल की शर्त लगाई है तो क्राइटेरियन उसका क्या होगा, पूरा टेबल होगा। अगर हम बच्चे ने हमें आधा टेबल याद करके सुना दिया और हमने बच्चे को बिठा दिया वो आधे, तो उसका क्राइटेरियन क्या होगा, आधा टेबल होगा। तो वो गोल अचीवमेंट के लिए जब हम उस गोल को, हमें कैसे पता चलेगा गोल अचीव हो गया, यानी कि टेबल याद करना, टेबल को मेमोराइज करना इज एन एजुकेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव है ना ये हमारा। तो ये ऑब्जेक्टिव हमें कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है, और हमने बच्चे की जो लर्निंग है हम कैसे कब समझेंगे कि हाँ भाई अब इसका गुजारा हो गया ये टेबल याद करने वाला। एक होगा जी हम बच्चे को कहेंगे फर फ्लुएंसी के साथ टेबल सुनाओ, एक हम कहेंगे चलो आपको सुनाना नहीं आता आप लिख के दिखा दो। तो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया, तो जब हम उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर मेजरमेंट इन्वॉल्व है। तो जब हम उसकी मेजरमेंट या एवेल्युएशन इन्वॉल्व करते हैं और इस एवेल्युएशन को हम एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के साथ, एक क्राइटेरिया के साथ एसोसिएट कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं, देन उसको हम क्या कहेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहेंगे। तो अकेला टेबल याद कर लेना, तो इसके अंदर तो हम उसकी मेजरमेंट तो हम रख ही नहीं रहे। जब हम उस टेबल को याद करने के बाद सुनेंगे और डिसीजन करेंगे हाँ भी इसको याद है या नहीं याद, तो उसके लिए हम उसको हमें कैसे पता चलेगा याद है या नहीं याद, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया होगा। तो वो अगर स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लेता है तो हम कहते हैं जिसको याद हो गया, तो इट्स मीन कि वो क्राइटेरियन रेफरेंस है जो और अगर हम इंडिविजुअल्स के साथ कह लेते हैं जी इन चलो बाकी बच्चों ने उनका ज्यादा याद होया ना, बाकी बच्चों से तो इसको ज्यादा याद होगा, तो वो फिर नॉर्म रेफरेंस होगा। तो जब हम असेसमेंट के अंदर क्राइटेरिया या एक प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड को एसोसिएट कर लेते हैं बच्चे की लर्निंग को जज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एम आई राइट मैडम तहसीन? यस सर, एग्जैक्टली। थैंक यू सर। ओके जी, चलें आगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्डाइज वर्सेस टीचर मेड टेस्ट। अब ये एक हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, दूसरा टीचर मेड टेस्ट होता है। बेसिकली दो किस्म अचीवमेंट टेस्ट की दो किस्में होती हैं, एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट और एक टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट वो होते हैं जो हम बगैर असूलो जवाबत के, बगैर कवानीन को फॉलो किए, बगैर प्रिंसिपल्स को फॉलो किए, टीचर क्लास में टेस्ट जो बनाता है, जो वीकली टेस्ट लेते हैं, जो मंथली टेस्ट लेते हैं, हमने किताब पकड़ी, पहली मशक से 2 सवाल दे दिए, तीसरी मशक से 4 सवाल दे दिए, एंड वाली मशक से हमने 3 सवाल दे दिए। हम रैंडमली क्वेश्चंस पकड़ते हैं, उठा के बच्चे को दे देते हैं, या हमने बच्चों को 10 सवाल याद करने के लिए दिए हुए थे, तो अगले दिन बच्चे आए, उनको रोज में बिठाया और उनको बता दिया जी ये 2 सवाल आप लिख के दिखा दो हमें। तो ये क्या होते हैं, ये टीचर मेड टेस्ट होते हैं जिनको डेवलप करते वक्त
टीचर मेड टेस्ट को डेवलप करते वक्त पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स का, जो इसकी साइंस होती है, टेस्ट डेवलपिंग साइंस जो होती है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये टीचर मेड टेस्ट नहीं होते, बल्कि ये एक स्टैंडर्डाइज एक रूब्रिक्स के अगेंस्ट बनाए जाते हैं। इसमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, और ये ओवर द पॉपुलेशन जिसको हम जर्नलाइज कर सके। मिसाल के तौर पे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम पंजाब जो लाहौर बोर्ड है, वो सब लाहौर बोर्ड में सारे बच्चों का जो टेस्ट होना है वो एक ही टेस्ट होना है। अब ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये क्या होगा, ये एजेंसीज की तरफ से आएगा या किसी और बंदे ने, थर्ड पार्टी ने, वो क्लास टीचर ने नहीं टेस्ट बनाया, ये किसी और ने टेस्ट बनाया है। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन के, जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन या टेस्ट डेवलपमेंट के जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को, उस साइंस को फॉलो करते हुए जो टेस्ट बनाए जाते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट किया जाता है। यानी कि उनकी प्रॉपर आइटम एनालिसिस होता है, उसका डिफिकल्टी इंडेक्स देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स देखा जाता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। तो आपका ये जो पीपीएससी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना है, ये भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। आपके एनटीएस के थ्रू पेपर होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं, जो क्लास टीचर खुद बनाता है, उसको पता है जी अब ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये पूरा प्रॉपर उन्होंने पैटर्न हमें सिलेबस दिया हुआ है, जितना उस सिलेबस में से आना है। लेकिन जो टीचर मेड टेस्ट होता है, क्लास टीचर बनाता है, उसको पता है जी मैंने एक चैप्टर में से टेस्ट लेना है, मैंने इन 2 टॉपिक्स में से टेस्ट लेना है, या मैंने इन 3 टॉपिक्स में से टेस्ट लेना है। तो ये जी स्टैंडर्डाइज वर्सेस टीचर मेड टेस्ट है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन करें प्लीज। जी यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज।